धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया, तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार की सियासत पर सबसे बड़ी डिबेट। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को लोगों से उन्हें एक और मौका देने की गुजारिश की। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों में एनडीए को वोट देने की अपील की। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि केवल एनडीए ही राज्य का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके शासन में विकास की गति काफी तेज हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में कहा, मैं आपसे इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने का अनुरोध करता हूं। हमें एनडीए को एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद काम और होगा, जिससे बिहार का इतना विकास होगा कि बिहार शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाएगा। अपने संदेश में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा और कहा, 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब बिहार की हालत बेहद खराब थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उस वक्त बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। नीतीश ने कहा, राज्य के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से दिन रात काम किया। उन्होंने आगे कहा, उनकी सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौकों पर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों सहित समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। नीतीश ने आगे कहा, अब बिहारी होना अपमान की बात नहीं बल्कि सम्मान की बात है। इस बीच प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी बिहार की जनता को संबोधित किया। बेगूसराय में चुनावी संबोधन के दौरान एनडीए सरकार पर प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, बिहार के 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए, अधिकारों से आपको वंचित कर दिया गया। इसके चलते आप सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलने के चलते यहां के लोग देश भर में पलायन कर रहे हैं, बिहार को छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का वो वीडियो संदेश सुनिए, जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए को मौका दीजिए। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। तो आपने नीतीश कुमार को सुना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। देखिए, मैं पहली प्रतिक्रिया इस पर दूंगा, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग जिस ढंग से बौखला गए, लगा कि बिरनी काट लिया हो, ऐसे उछल गए एनडीए के संकल्प पत्र को देख करके। तो हम लोग निरंतरता में पिछले 12-14 दिन से हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। और एक बात तय है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या बोलेंगे लालू जी, उनका सारा वक्त तो परिवार की उन्नति तरक्की में गया है, और क्या आरोप करेंगे कि हमारे संकल्प पत्र पर
यानी एनडीए के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पर पढ़ने का समय नहीं है। राहुल गांधी जी को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं तब एनडीए के पक्ष में ही मुंह खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ के पूजा का अपमान करने का काम किया, उससे पूरे बिहार की जनता यही सोच रही है कि यह कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहा है और छठी मैया को अपमानित भी करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार में आके न बिहार की संस्कृति समझते हैं, न बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी। देखिए, पूरे बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है और इस पर प्रशासन के लोग को एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये कौन आरोपी है, कौन आरोपी है, ये तो प्रशासन के लोग को देखना चाहिए। और इस तरीके की घटना हो रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना ना हो। 2025 नीतीश फिनिश, 2025 नीतीश फिनिश, 2005 से ही हैं तो क्या कर दिए हैं। असंभव को असंभव जो बोलता था मुख्यमंत्री यहाँ का कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, असंभव, कहाँ से लाएगा रोजगार, तो वही असंभव को संभव बनाया तेजस्वी यादव। 5 लाख नियुक्ति पत्र उसने बांटा, रोजगार दिया। तो इस बार 2025 तेजस्वी फिक्स और 2025 नीतीश फिनिश। तो आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुननी। स्वागत कीजिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ है बिहार की सियासत पर डिस्कशन करने के लिए। राहुल आनंद साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। डॉक्टर रविशंकर मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ला जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बिहार को समझते हैं, बहुत वक्त से बतौर सेफोलॉजिस्ट भी उन्होंने काम किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आरजेडी प्रवक्ता के पास जाऊँ, डॉक्टर रवि मैं आपका रुख करूंगा। नीतीश कुमार जी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया और अपील की उन्होंने कि भाई 2005 में जब उनकी सरकार है, बिहार की हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने दिन रात एक करके बिहार की तरक्की उन्नति के लिए काम किया है और वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष भी किया कि आरजेडी के कार्यकाल में न विकास हुआ, जंगल राज था और जिस तरह से बिहार को पीछे ले गए आपके नेता और आपके नेताओं के कार्यकाल में, वो बहुत दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहारी होना पहले अपमान जैसा था, लेकिन उनके काम की वजह से, उनके प्रयासों के चलते बीजेपी और उनकी सरकार ने मिलकर जो काम किया एनडीए ने, अब जो बिहारी है खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर रविशंकर रवि। चुनाव प्रचार का वक्त है, क्या बोलेंगे नीतीश जी, कहां से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, चुनाव प्रचार में कितने सक्रिय हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितने इंटरव्यू किए, तो ये तो लोगों को दिख रहा है कि देखिए वो अभी उस स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते तो उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करने का बनता नहीं था, लेकिन वो हैं इसलिए बनता है। अगर इस 20 साल में जो काम हुए हैं उसमें देखिए वो एक साझा विकास है, इसको दिखाया दर्शाया नहीं जाता है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में केंद्र से भी बजट आवंटित हुआ, उसमें काम किया गया। मनरेगा में रघुवंश बाबू हमारी पार्टी के तरफ से जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने काफी बजट आवंटित कराए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों में नाले बनने का काम, नहर बनने का काम जो हुआ उसमें, तो ये एक साझा जो है मैं बोलूंगा कि विकास की कोशिशें थी और जो हुई उसमें सिर्फ उनका क्रेडिट लेना ठीक है, वो मुख्यमंत्री थे, लेंगे। तेजस्वी जी के टाइम में जो 5 लाख नौकरियां दी गई, पत्र बांटे गए, नियुक्ति पत्र, 4.5 लाख लोगों को भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनका बदला गया, परमानेंट किया गया। अब ये सब उन्हीं 17 महीनों में, चीफ मिनिस्टर वो थे नीतीश जी, लेकिन उन्हीं 17 महीनों में क्यों हुआ? उन 17 महीनों से पहले क्यों नहीं हुआ? उन 17 महीनों के बाद क्यों नहीं हुआ? तो क्रेडिट हमें भी देना पड़ेगा। बाकी अब बात रही कि भाई उससे पहले बहुत बुरा था और सब अच्छा हो गया, तो अभी आप देख लीजिए विकास के
पैमानों पे, सारे इंडिकेटर पे अन्य राज्यों की तुलना में बिहार काफी पीछे है। वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये तो पिछले कुछ महीनों में आप सब लोग डिबेट कर ही रहे थे। पारस हॉस्पिटल हो, खेमका मर्डर केस हो, और अभी पिछले 2 दिन में जो हो रहा है इस चुनावी माहौल में, मोकामा सिवान में एक पुलिस अफसर का गला काट दिया गया, आज रोहतास में गोलियां चली। तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर में हम देश में यूपी के बाद बुरी अवस्था में दूसरे नंबर पे है। तो अब उसमें भी अगर उनको सब अच्छा दिख रहा है और वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो अब ठीक है। डॉक्टर रवि, कमोबेश जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तब भी बहुत अच्छी स्थिति बिहार की नहीं थी। हालांकि मैं राहुल गांधी जी के पास जा रहा हूं। राहुल, एक बात देखिए, प्रियंका गांधी जब आज बेगूसराय पहुंची रैली करने के लिए, तो आज भी उनकी जबान पर एसआईआर का मसला सबसे पहले था। उनके भाषण का 80% अगर हिस्सा आप देखें तो एसआईआर, 65 लाख वोटर कार्ड दिए गए, सरकारी अधिकार छीन लिए गए, सरकारी फायदा लोगों को ना मिले, इसलिए इस तरह की वोट कटौती की गई है। एक तरह से आरजेडी एसआईआर के मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस के नैरेटिव में अभी भी एसआईआर है। राहुल अमित जी, ये जो दोनों तेजस्वी यादव जी की जो जूनियर पार्टी बनकर आज कांग्रेस काम कर रही है, यानी कि राहुल गांधी जी की भी बात की जाए, ये सारे लोग एक दूसरे को निपटाने के लिए हैं और उन्होंने प्रण रखा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन रहते हैं, ठीक उसी तरह उनको निपटाने के लिए तेजस्वी यादव काम करेंगे आने वाले समय में। उन्होंने पहले भी किया था। देखिए, जाहिर तौर पे बात करें, जब चुनाव आयोग का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था बिहार के अंदर होटल ताज के में, तो आरजेडी ने सुझाव दिया था कि आप 2 चरण में चुनाव को करा लीजिए जी, और साथ ही साथ बीजेपी भी उनके साथ इसी मसले पर खड़ी थी कि 2 चरण में करा लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी ने भी विरोध और किसी ने प्रतिकार नहीं किया। ना कांग्रेस ने किया, ना आरजेडी ने किया, ना विपक्ष की जितनी पार्टियां था किसी ने नहीं किया। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि आप, आश्चर्य है कि आप जो यहाँ पे बहस कर रहे हैं, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था कि वो वास्तविकता क्या है, तो ये उस वक्त भी नहीं समझे। और अभी तक मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं आपके चैनल के माध्यम पे, फिर भी कहता हूं कि जो हमारा विपक्ष है वो नोकिया फोन की तरह आउटडेटेड हो चुका है मार्केट से। वो अपने आप को अपडेट ही नहीं करता है अमित जी, कि आगे चल क्या रहा है, होना क्या रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि जो दूरदर्शिता की जो बात की जाती है आज भी विपक्ष के पास नहीं है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अगर चर्चा की जाए तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी मुजफ्फरपुर में एक सभा कर रहे थे, उसमें छठी मैया के बारे में उन्होंने कुछ अशब्द बात बोल दिया था। साथ ही साथ आरजेडी उस समय भी उस मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ गई थी। यानी कि जब ये अपना घोषणा पत्र भी जारी करते हैं तो कोई बड़ा चेहरा विपक्ष का तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं रहता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ संदेश है कि जो फ्रेंडली फाइटिंग की जो बात हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आ चुकी है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं वाली बात पे आ चुकी है। अमित भाई, एक चीज और मैं बता दूं कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर ये बातों का भवंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता इन सब चीजों से आगे निकल चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है कि पूरे देश में अब होगा, चुनाव आयोग ने इस बात को कह दिया है, और साथ ही साथ वो आएंगे बंगाल में। देखिए, ये परिवेश की बात अगर की जाए तो इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिहार में इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। अगर अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता बातों को कर रहे थे, क्या वो बता पाएंगे प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं कहती है कि 2004 से 2014 के बीच में बिहार को क्या मिला केंद्र से? लेकिन हमारे पास कहने के लिए है कि जब आप 2 लाख करोड़ की बातें करते हैं तो हमारे पास 9 लाख करोड़ रुपए जो हमने आवंटित कर बिहार को दिया है, हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने तैयार हैं। हमने तमाम योजनाओं की बातें की, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, हम रोजगार की भी बातें करेंगे। हमने सड़क और परिवहन से लेकर जितनी बुनियादी ढांचे हैं उन सबको दुरुस्त करने के बाद आज हम गारंटी दे रहे हैं, इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि बिहार में अब या देश में किसी कोने में जाने के बाद बिहारी कहलाना आपके लिए सम्मान की बातें होगी। क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ी है और व्यवस्थाएं बदली है, परिस्थिति आ रही है कि बिहार अब आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ेगा और विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। अगर देखा जाए अमित जी, तो एक बात मैं और बता दूंगा, बड़ी कंपनियों की बात कर लेते हैं। हालांकि मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में, पटना में, द जॉय हैज चेंज्ड देयर न्यू एड्रेस करके
होर्डिंग्स लगे थे जिसमें BMW और मर्सिडीज ने उस होर्डिंग्स को लगाया था, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब बिहार सच में बदल चुका है। जब बड़े बड़ी कंपनियां बिहार के अंदर अपने अवसर को प्रदान कर रही है, देख रही है, तो निश्चित तौर पे बिहार बदला ही है। और माननीय नीतीश जी ने जिस बातों को आज कहा है वो बिल्कुल एक जीता जाता तमाचा है और कान पकड़ के विपक्ष को बताने का बात है कि हम मेंटली भी फिट हैं और सोशली फिट है ही हम। ठीक है राहुल जी, पॉइंट टेकन। आप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कमलदेव जी, मुझे एक बात बताइए, आपके और आरजेडी के जो मैनिफेस्टो, जो साझा मैनिफेस्टो आपने जारी किया था, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उस मैनिफेस्टो का एक भी पॉइंट का जिक्र नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना नैरेटिव बिहार में चला रही है। आप और तेजस्वी साथ आए, एसआईआर को लेकर इतना हो हंगामा हुआ, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर बेगूसराय, दरभंगा, आरा, बक्सर, यहां तक कि जो बॉर्डर वाला पूर्वांचल का इलाका, वहां भी जाम रहा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अचानक से उस मुद्दे से कांग्रेस ने खुद को दूर कर लिया। अचानक से आपने भी एसआईआर की बात करनी बंद कर दी, कांग्रेस ने भी बात बंद कर दी। अब अचानक प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो वो एसआईआर के मसले पर बात कर रही हैं। आपके साझा मैनिफेस्टो में नौकरी की बात थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपके मैनिफेस्टो में किसानों को 15 डिसमिल या 12 डिसमिल जमीन देने की बात हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर जो बात हुई भी, महिलाओं पर क्राइम की बात हुई, तो वो भी इसी तरीके से हुई कि भाई एसआईआर के मसले के आड़ में उन्होंने वो बातें कही। साझा मैनिफेस्टो पर प्रियंका गांधी कुछ बोली क्यों नहीं, जबकि आप तो एलाइज हैं, आप तो बिहार में एक साथ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है देयर शुड बी लॉट ऑफ पॉइंट दैट हैज बीन नॉट हैज बीन डिस्कस्ड बाय प्रियंका गांधी। उसके बारे में बात तो करनी चाहिए थी मंच पे जब बेगूसराय पहुंची थी तो। अमित जी, डॉक्टर कमलदेव जी, चुनाव प्रचार पूरे बिहार में चल रहा है। राइट सर। और हर जगह विभिन्न नेताओं का कार्यक्रम हो रहा है। जहां तक हमारा घोषणा पत्र है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में बात करने की बात है। हाँ। तो जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ उस दिन भी ईच एंड एवरी बिंदु पर जो हमारे राज्य के अभी नेता हैं इस चुनाव में, तेजस्वी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेहिचक होके हर बिंदु पर जवाब दिया। और जहां जहां प्रचार हो रहा है वहां वहां सारी बातें उठ रही है जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, राहुल आनंद मेरे परिवार का भी है और अच्छा लड़का है, उन्होंने जो बात उठाया, आप हमको बताइए कि क्या बेचैनी थी कि 26 सेकंड में आपका कार्यक्रम घोषणा पत्र जारी करने का समाप्त हो गया। कमल जी, बहुत सारे स्टूडेंट 3 घंटे कॉपी लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 1 घंटे में अपनी कॉपी लिख के परीक्षा हॉल से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको जानकारी नहीं है। और कई लड़के तो टॉप भी करते हैं जो 1 घंटे में कॉपी लिख के निकल जाते हैं। अमित जी, मार्किंग जो करता है उसी मार्किंग को मान्य माना जाता है। अब कितना देर में निकल गए वो माने नहीं रखता। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में घोषणा पत्र एक ऐसा मिशन है जो चुनाव के समय जारी होता है। और ये परंपरा रही है कि जो उस राज्य में, जिस राज्य से कंसर्न है, जो उस चुनाव का नेता होता है, जो डिक्लेयर, वह घोषणा पत्र को पढ़ता है और आपके जैसे पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी देता है। इसी के लिए पीसी बुलाया जाता है। अगर आपको 26 सेकंड में निपटाना था तो पीसी की जरूरत नहीं थी। उतने बड़े होटल में पीसी की क्या जरूरत थी? तो ये बीजेपी का फैसला है कमलदेव जी, ये हम और आप क्या इस पे सवाल कर सकते हैं? एक सेकंड अमित जी, एक सेकंड। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अगर नीतीश जी आने वाले 25 और 30 के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, कि उनकी इतनी बड़ी फजीहत क्यों की गई कि नीतीश जी को अपने घोषणा पत्र को पढ़ने की भी अनुमति नहीं दी गई। और फोटो सेशन मुश्किल से 7 सेकंड का हुआ। 7 सेकंड का फोटो सेशन था जिसमें दिखाया गया कि पूरा एनडीए इंटैक्ट है। तो आपको फोटो सेशन में भी आपत्ति है, कम समय में क्यों हुआ? नहीं, दोनों बातें हैं। और इसके बाद त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेस के सामने कुछ बात कहने का मौका दिया गया जी, तो माननीय सम्राट चौधरी को मौका दिया गया जिनके डिग्री का कोई आता पता नहीं है। और यह क्या संकेत है, आने वाले दिन में जिस दल से आते हैं सम्राट चौधरी जी, चेहरा वही होगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। के त्रिपाठी जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं पार्टी के, और हम लोग तो उनके सामने बहुत दूसरी तरफ इशू है अभी राजनीति में और चुनावों में भी। जहां तक एसआईआर का बात है अमित जी, प्रियंका जी एक नेशनल लीडर है
और एसआईआर और चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं का जिस ढंग से कब्जा किया गया है, यह नेशनल इशू है। आप बात उठाते हैं ईवीएम पर भी बात उठती अरे है। तो नेशनल इशू बिहार में, बिहार का इशू क्या है कमलदेव साहब? बिहार का इशू क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, एजुकेशन, शराबबंदी। बिहार का जो एक सेकंड, बिहार का जो इशू है, पलायन, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का विकास। चलिए जवाब लेते हैं, ठीक है डॉक्टर कमलदेव जी, पॉइंट टेकन, अंडरस्टूड। शिक्षा का विकास, सर अंडरस्टूड। के त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, आपत्ति इस बात से भी है कि फोटो सेशन बहुत कम समय में हुआ। ठीक है कमलदेव जी, पॉइंट टेकन सर, आई कम टू यू, आई कम टू यू। कहना है देखिए जिस घुसपैठी, त्रिपाठी जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, अभी तक चुनाव आयोग एक घुसपैठी का नाम नहीं बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पूरे देश में संविधान इजाजत देता है। ठीक है डॉक्टर कमलदेव जी, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट सर, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट। कमलदेव जी आप अंडरस्टूड योर पॉइंट। त्रिपाठी जी, एक तो दिक्कत इस बात से भी कि फोटो सेशन बहुत छोटा चला, दिक्कत इस बात से भी है कि मैनिफेस्टो बहुत कम समय के लिए पढ़ा गया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो बीजेपी और जेडीयू ये डिसाइड करेगी फोटो सेशन कितनी देर का है, मैनिफेस्टो रीडिंग कितनी देर की होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटे होटल में होनी चाहिए, बड़े होटल में होनी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। के त्रिपाठी जी। अमित जी देखिए, फोटो सेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। फोटो सेशन तो एक है कि हमारा एक औपचारिक है, एक संकेतात्मक, एक साथ उसको हम लोग जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जहां तक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोज पर डे 7-7, 8-8 आपकी पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। कहां सवाल उठता भाई? 7-7 पब्लिक मीटिंग, 8-8 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोले। मैं आपसे बहुत पहले से, चूंकि मैं बहुत पहले 1998 से मैं बिहार जा रहा हूं, माननीय नीतीश कुमार एक ही शब्द कहते हैं अमित जी, हमेशा हम लोगों के बीच भी कहते थे, हमारा बिहार में काम बोलता है। चाहे वो रेल मंत्री रहे हो, चाहे वो कृषि मंत्री रहे हो, चाहे वो उद्योग मंत्री रहे हो, वो बहुत बड़े भाषण और बहुत बड़े चीजों से ताल्लुक नहीं रखता। इसके पहले भी मैं आपको बताता चाहता हूं अमित जी कि कोई आपने देखा है कभी किसी पेपर में पूरा का पूरा फुल पेपर उनका आया हो? आज जितना कम पैसे में चुनाव जेडीयू लड़ती है, शायद ही कोई दल लड़ता हो। He is not very communicative. Yes, I agree. He is not very communicative. और देखिए, आ रहा हूं कमलदेव जी, और हमेशा कहते हैं हम न्याय के साथ विकास में विश्वास करते हैं। हमने 20 सालों तक जो जनता के बीच में काम किया है, जमीन पे जो काम किया है, चाहे वो अति पिछड़ों का हो, चाहे अति दलित का हो, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, 50% आरक्षण दिया। कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में तारीफ की है नीतीश कुमार की, जो उस समय पंचायती राज के मंत्री थे, उन्होंने उनकी तारीफ की है। दूसरा सवाल जो है, हमने महिलाओं के ही सवाल पे हमने नशाबंदी वहां पे की है। महिलाओं के सवाल पे हमने उनको आरक्षण दिया है, नौकरी में 33% आरक्षण। आज पुलिस पे देखिए भरमार कहते रोजगार नहीं दिया, हमने रोजगार करके दिखाया है। और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, सड़क का, अस्पताल का, और वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर, इसके पहले आप जानते थे शहाबुद्दीन ने तेजाब में जला के लोगों को मार दिया, और माननीय मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए माननीय लालू प्रसाद के साथ। और एक सवाल और बताना चाहता हूं अभी जी, चूंकि मैं वही से संबंधित हूं, 4 साल लग गए जॉर्ज फर्नांडिस को एक मर्डर के खिलाफ FIR लिखाने के लिए। आप सोच सकते हो IS का मर्डर था। इसलिए इस सवाल पे सवाल करना, कहां आप बिहार को ले गए थे? हमने बिहार को उस कीचड़ से निकाल करके आज देश के नक्शे पे लाने का काम किया है। और एक ईमानदार, एक शालीन मुख्यमंत्री, शायद ही बिहार के बाद भी मैं देश में नहीं ऐसा मुख्यमंत्री उस स्तर का नहीं देखता हूं कि जिसके ऊपर एक भी आज तक भ्रष्टाचार नहीं लगा है। दूसरा सवाल है परिवारवाद नहीं। तीसरा सवाल हमने काम और हमारी विश्वसनीयता है। बिहार की जनता में हमारी विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता अभी तेजस्वी को नहीं मिला है। अभी तो तेजस्वी और जो कांग्रेस है उसमें तेल और पानी का अंतर है। आपने अभी खुद अपने इंट्रो में कहा है कि प्रियंका जी ने एक शब्द भी इन मुद्दों पर, बेरोजगारी का मुद्दा और ये जो चुनाव होता है अमित जी, वो ये आपके लोकल लेवल पे होता है। एग्जैक्टली, लोकल मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। और वो देखिए राष्ट्रीय चुनाव वो नहीं है, वो SIR का मुद्दा आज पहली बार मैंने सुना है। और मुझे तो याद है त्रिपाठी जी, SIR का मुद्दा तो चला भी नहीं। ठीक है, राहुल आनंद मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमलदेव जी,
देखिए, जब राहुल जी उठा रहे थे तो तेजस्वी यादव ने कान में कहा कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको तो उन्होंने खुद भी उसमें स्टेज पे कह दिया था, उनके कान में कह दिया। तो जो इस तरीके का नेशनल नैरेटिव बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में नेशनल नैरेटिव तो नहीं चलते हैं। दैट इज वैलिड पॉइंट। एक तो दोनों गठबंधन का जो नैरेटिव है, ठीक है सर, वो गलत जा रहा है। तो बड़े जी, मैं आपके पास एक ब्रेक के लिए जाना होगा मुझे, लेकिन उससे पहले रिएक्शन मैं लूंगा। कमलदेव जी, एक बात मुझे बताइए, जिस सलीके और तरीके से जो के त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आप नेशनल नैरेटिव बिहार में डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो काम करेगा? क्योंकि बिहारियों को एसआईआर से कोई मतलब नहीं है। हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स देखी, इतने सारे सर्वेज हमने किए। बिहार में लोगों को क्या चाहिए भैया? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नौकरी सुलभ चाहिए, महंगाई कम चाहिए, सड़क वड़क बनवा दीजिए, अस्पताल में दवाइयां हो, बच्चे ठीक से पढ़ लिख लें। इससे अधिक बिहारियों को नहीं चाहिए कुछ। एसआईआर वैसे से कोई मतलब ही नहीं है। लोगों को घुसपैठिए वाला मसले से कोई बोले भैया घुसपैठ कर रहे हैं, सरकार देखी कि भैया हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हो बिहार में। लोगों को यही चाहिए सर, मतलब भी नहीं एसआईआर से, घुसपैठ से। अमित जी, जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा वो बिहार के थे जी, और बिहार के थे, उनको वोट से वंचित करके सारे सरकारी अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। अब रही बात कि बिहार का मुद्दा है, इसलिए है कि बिहार के लोग भी प्रभावित हुए हैं। आपके कह देने से वो मुद्दा समाप्त हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया मुद्दा, आने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया मुद्दे को, इजाजत देती है। अरे त्रिपाठी जी बुजुर्ग सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को समाप्त कर दिया है। त्रिपाठी जी आप बुजुर्ग आदमी है, त्रिपाठी जी आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। कमलदेव जी आपसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है त्रिपाठी जी, आपसे ज्यादा बड़े नहीं है भाई। उम्र का ख्याल रखिए और तजुर्बा का ख्याल रखिए। ना आपने कहा कि यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र में मोदी जी की सरकार 14 में बनी और आप 2005 में यहां आए और 5 के बाद 10 में आपका स्लोगन हुआ विकास पुरुष। तो विकास पुरुष नीतीश जी 5 से 10 के बीच में बने, यूपीए का फंडिंग था। अभी डॉक्टर रवि जी ने कहा कि उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू, यूपीए की सरकार थी। जो फंडिंग हुआ ग्रामीण विकास का तो दिखा, और उस सरकार का नीति था, नियत था कि हमको डेवलपमेंट शहरी के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में भी करना है ताकि पलायन रुके। हमारा जो भी ये स्कीम था वह समाज से जुड़ा हुआ था। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का सामूहिक विकास नहीं होगा, चतुर्दिक विकास नहीं होगा, तब तक शहरी पलायन को आप नहीं रोक सकते हैं। राइट। आप पटना में ही देख लीजिए, जितना पटना का लोड बढ़ा है, कहां से बढ़ा है? ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन का देन है। और आप बिहार की बात है, बिहार के राहुल आनंद, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस बार के बिहार के इलेक्शन में जो नैरेटिव देखने को मिल रहा है। तेजस्वी कहते हैं कि जो 20 साल में नहीं हो पाया 5 साल में कैसे करेंगे। शराबबंदी के मसले को लेकर भी लगातार आप पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बीजेपी एनडीए के रेजिम में कुछ खास अच्छी नहीं रही। तो ये कुछ चैलेंजेस तो जरूर हैं राहुल आनंद। राहुल अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूट हैं। और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, जितनी भी बातें कही तेजस्वी यादव जी ने, मैं समझता हूं कि देखिए, कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, ये आप गैर भाजपा शासित प्रदेश में चले जाइए, वहां भी आपको आपराधिक घटनाएं घटती नजर आएंगी। लेकिन वहां पे और यहाँ पे अंतर ये होता है कि धर्म की राजनीति का चश्मा पहनकर कुछ लोग कार्रवाई करने से बचते हैं ताकि उनका वोट बैंक राज ना हो जाए। और हमारे संदर्भ में क्या है कि हम सबको देखते हैं और एक ही नजर से देखते हैं, चाहे वो किसी पैमाने से आए और किसी जाति धर्म से आए। एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर शासनकाल की बात की जाए, उनके शासनकाल की बात की जाए, तो उस समय जो इस प्रदेश का मुखिया होता था वही नेगोशिएट करता था सबसे और उनको कहता था कि भाई ऐसे कर लो, वो कर देना होगा। ऐसे तमाम चीजें हैं जो देखने को मिली है और इसके कई सारी कहानियां हैं। ये जो मनगढ़ंत कहानी नहीं,
जो हकीकत है जो बयान करती हैं, चाहे वो चंदा विश्वास की बात कर लीजिए, चाहे शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात कर लीजिए, चाहे उस डॉक्टर की गाड़ी जो मुख्यमंत्री आवास से बरामद होती है उसकी बात कर लीजिए, या फिर अपराधियों का संरक्षण की बात कर लीजिए, या अपहरण उद्योग की बात कर लीजिए, जो होने के बाद अपराधी आराम से महफूज हुआ करते थे। मैं मानता हूं कि कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं, मैं इसको नकारता नहीं हूं, लेकिन उसके पीछे भी तो देखिए इस सरकार ने कितनी तत्परता से उसको पकड़ने के लिए आदेश दिए। पुलिस प्रशासन जो बिहार की है, जिसको ये मजबूर बनाने का प्रयास करते थे अपने शासनकाल में, वो मजबूत हो चुकी है और ये अपने आप को नहीं अपडेट कर पाते उस परिवेश में। आपको मैं बताऊं कि कुछ घटनाएं निश्चित रूप से घटी हैं, लेकिन उसके बाद जो अंजाम हुआ वो बहुत बुरा हुआ। किसी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसी को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत तो लंगड़ा बना दिया गया, और किसी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसी तमाम चीजें हुई जो बिहार में सुशासन की एक कायावत और एक स्वर्ण अक्षर पे इतिहास लिखने की भी बात होती है। लेकिन फिर भी अभी भी विकास की कोई भी परिभाषा नहीं होती है। उस परिभाषा को गढ़ दिया जाए तो फिर हम सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो हो नहीं सकता है। बिहार अभी भी विकसित राज्य में सम्मिलित होने के लिए थोड़ा सा और जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो रफ्तार को पकड़े हैं, जो हमने पंच लाइन भी दिया है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, शायद इसलिए ही दिया है क्योंकि हमें बिहार की चिंता है। और जो 9 लाख करोड़ रुपए की जो हम चर्चाएं करते हैं और जो जीएसडीपी की बात करते हैं, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं ये विकास की योजनाएं ही रही होंगी जो क्रियान्वयन होते हुए आपको आमदनी पहुंचाई होगी। और जहां तक शराब का बात है, तो मैं इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि अगर सिस्टम में कहीं लूप होल है तो उसको पकड़ा भी जा रहा है। शराब की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, और प्रशासन मुक्त दर्शक नहीं बना है। जो आपके शासनकाल में रोका जाता था, टोका जाता था और मजबूर किया जाता था और एक फोन कॉल पे छूट जाया करता था। आज संगठित अपराध नहीं है। हम आज न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, और हमने जो भरोसा और तल्ख और अल्क जिताया है उसके तहत हम जनता के बीच में आज खड़े। ठीक है राहुल, I'll go towards RJD स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर वे एक बात मुझे बताइए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारते। आपके शासनकाल के, आपके रेजिम में बिहार की जो स्थिति थी उस वक्त एनसीआरबी का डेटा वेटा इतना एनालिसिस नहीं हुआ करता था पहले। शाहबुद्दीन का मसला रहा हो या शोरूम्स में गाड़ियाँ चोरी होने की बात हो, फिरौती, रंगदारी, अपहरण के मामले कैसे सीएम आवास में डिस्कस किए जाते थे, इस तरह के बहुत आरोप आप लोगों पर लगे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, तेजस्वी यादव कहते हैं कि पिछले 20 साल में जो नहीं कर पाए 5 साल में कैसे करेंगे। आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि 5 साल में अब बिहार को मुंबई बना देंगे? दूसरा सवाल कि नीतीश कुमार जी के साथ आप सत्ता में थे तो बहुत अच्छा था, अब जब सत्ता में साथ नहीं है तो नीतीश बाबू के अंदर 100 खामियां आपको दिखाई दे रही हैं। आप 2 करोड़ 70 लाख नौकरी देने का वादा कर बैठे हैं लोगों से, जनता के बीच जाकर। ये जो हवाई रेवड़ियां बटी हैं वो धरातल पर कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर रविशंकर। अमित जी, सबसे पहले तो मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं। जी, राहुल आनंद नाम है। आप देखिए, और थोड़ा समय मुझे दीजिएगा। बिल्कुल लीजिए समय सर, टेक योर टाइम। क्योंकि और भाई हमारे ऊपर आरोप लगा के, जिसको मैं निराधार मानता हूं, जिसको कि मैं उन बहुत सारी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, तो वो सुनना भी चाहिए। आप तो एक रेजिम को एक स्याही से रंग दो और पिछले 20 साल के बारे में हल्का फुल्का हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल के बच के निकल जाओ और आप बचने दें एज एन एंकर, ये भी ठीक नहीं है। तो आप इसको सुने। पिछले 20 साल में बिहार में मैं बोलूंगा कि कारोबार और जो धंधा है वो एक, आप अगर कहते हो कि अपहरण एक धंधा था लालू जी के टाइम में, जिसको हम नहीं मानते, हम भी कह रहे हैं कि समाज में बुराइयां होती हैं, कुरीतियां होती हैं, अपराध होते हैं, हुए। लेकिन आप इस 20 साल को ठीक से उसका विश्लेषण ना करो। मैं इसको मर्डर को बोलूंगा कि मर्डर एक धंधा रहा इस 20 साल में। हत्या 70,000 हत्याएं हुई हैं अमित जी 20 साल में, तो 10 साल में 35,000, 1 साल में 3500, मतलब 12 महीने में 3500, 1 महीने में कुछ 291 बैठेगा औसतन, और एक दिन में 9.7, मतलब 9 से 10 हत्याएं हर दिन हुई हैं। पूरा का पूरा 2 युवा जनरेशन गलत नीतियों की वजह से। आप कहते हो कि संगठित अपराध नहीं है, मैं कहता हूं कि शराब बंद है,
बाहर के राज्यों से क्या बिना संगठित अपराध के बिहार के अंदर शराब आ जाएगा, अवैध शराब जो बिक रहा है, जिसमें नवयुवक लड़के इन्वॉल्व है इजी मनी के चक्कर में, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। ड्रग्स घुस गया बिहार के गांव में, तो ये दारू माफिया, ड्रग्स माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, और इतने जो मैंने आपको हर दिन 10 हत्याएं हुई हैं औसतन, इसको आप ऐसे ही जाने दोगे कि कुछ हुआ? और ए से जेड तक घोटालों की सूची मैं कुछ बोल देता हूं आपके सामने। जी प्लीज गो अहेड। एडवर्टीजमेंट घोटाला 500 करोड़, ये नीतीश जी के टाइम का बता रहा हूं। बुडको घोटाला 1300 करोड़, छात्रवृत्ति घोटाला 250 करोड़, धान घोटाला 3400 करोड़, एसीडीसी बिल घोटाला 22,575 करोड़, फ्लड रिलीफ घोटाला 100 करोड़, गर्भाशय घोटाला 46,690, गर्भाशय के साथ खिलवाड़, और मुजफ्फरपुर बालिका कांड जिसे जघन्य अपराध क्या हो सकता है, ये तो मतलब इस पे नहीं बोलते हैं कि बात नहीं करना, मीडिया में भी बात, कई बारी तो अपराध के बारे में बात करना भी खराब लगता है, इस बात को भी हम समझते हैं जी। लेकिन हुआ तो इनके काल में। आप 3-4 हाई प्रोफाइल केसेस 90s के दौर का, उसको आज भी घुमाया जाता है, आज भी हमसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पे आप चर्चा नहीं होती है। सवाल पूछिए सरकार के लोगों से। IAS घोटाला 11,412 करोड़, जननी घोटाला भी करोड़ों का है, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला 3.79 करोड़, LED एंड डस्टबिन घोटाला 8 करोड़, मनरेगा घोटाला 600 डस्टबिन घोटाला भी बिहार में हुआ है। शिक्षण घोटाला, हाँ ए से जेड तक है ये। हाँ, ऊबर इन बॉक्सिंग घोटाला 70, अभी जो हुआ है कैग के रिपोर्ट में 70,000 करोड़, प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी घोटाला, बस 2-4 और बचे हैं, इसको भी बोल देता हूं। प्लीज बोल दीजिए सर। प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी घोटाला 100 करोड़, क्वालिटी टेस्टिंग घोटाला, रोड कंस्ट्रक्शन घोटाला, सृजन घोटाला 3300 करोड़, तटबंध घोटाला 3604 करोड़, यूटिलिटी प्रमाण पत्र घोटाला 120 करोड़, वोटर लिस्ट घोटाला जो आप कह रहे हो कि SIR मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है मुद्दा है, इसमें तो मताधिकार छीनने का ही पूरा खेल था। सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं हुआ होता तो न जाने क्या स्थिति होती, 1 करोड़ के नाम काट दिए गए होते। चलिए ठीक है, क्योंकि त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के रेजिम में 37 करोड़। ठीक है पॉइंट जगह। डॉक्टर रवि सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं ना आप। घोटाले तो घोटाले, चाहे वो जो है 2, 5, 4, 10 जितने भी हो, कि क्या मीडिया में ये नैतिक साहस है कि इन घोटालों पे चर्चा करे? मैं साहस दिखाने जा रहा था, पूछे, आपने मुझे रोका। पक्ष से इन ए से लेके जेड तक जो डॉक्टर रवि प्लीज अलाउ मी टू जो है आप जंगल राज बोलोगे। डॉक्टर रवि प्लीज अलाउ मी टू हैव दिस प्रिविलेज, प्लीज अलाउ मी टू हैव दिस प्रिविलेज। क्योंकि त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार एकदम पाक साफ मुख्यमंत्री हैं, इतने घोटाले उनके रेजिम में हुए, उनके शासनकाल में हुए, बताइए डस्टबिन तक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अमित जी उस घोटाले की चर्चा, चूंकि अब वो रवि जी ने कहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का जो बेचारे बोल रहे बेजुबान होते हैं, उनके चारा को अगर खा लिया जाए, और उसके चारे की घोटाला कैसे हुआ है कि गाड़ी पे चारा नहीं ढोया जाता था और उसके जो नंबर्स देखे गए हैं वो स्कूटर के नंबर्स थे। तो उस सजा याफ्ता जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है? उससे बड़ा प्रूफ कौन सा है? कमलदेव जी आ रहा हूं। आज तक कोई एक भी दाग, कोई देखिए जितने घोटाले कह रहे हैं, कोई एक दाग अगर होता तो क्या कोई मुख्यमंत्री 20 साल तक उसको जनादेश बिहार की जनता देती? बिहार की जनता इतनी कमजोर नहीं है। बिहार की जनता में जो जागरूकता है आपके उसके लिए आपके चुनाव के दौरान या जो भी राजनीतिक जागरूकता है, चाहे वो बहुत आगे है। बिहार को मैंने बहुत नजदीक से पढ़ा है। मैं बिहार में बांका में रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा हूं, देखा हूं बिहार के लोग कितने अच्छे लोग होते। और इस जो दंश है, जो बिहार के ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का दंश है, उसको बिहार सजा याफ्ता जो हो गया हो, जिसको जेल 23 साल की कैद हो गया हो, और उसके साथ ही साथ जब रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब, ये किसका घोटाला है भाई? और आज भी तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीटेड है जी।
ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो टिकट का बंटवारा करते हैं, वो क्या है, सजा याफ्ता है। तो इसको, इस बिहार को कैसे बिहार की तरफ ले जाना चाहते? किस 21वीं शताब्दी का बिहार है? बिहार में अब वो पिछला 15 साल तक आप ही का राज था। 15 साल में तो कई दूसरे को आपने राज अपने परिवार के बाहर तो किसी को दिया नहीं, खुद रहे, खुद के बाद उसके बाद राबड़ी दे को बना दिया। क्या किसी अल्पसंख्यक, क्या किसी अति पिछड़े को, क्या किसी बैकवर्ड को, क्या ईबीसी को कोई मौका दिया? वहां पे एक मौका नहीं दिया। तो माई समीकरण से तो ये देश, ये बिहार तो नहीं चलेगा। बिहार ने इसको बड़े अच्छी तरीके से समझा है और माननीय नीतीश कुमार ने, जो अति पिछड़ा तबका था, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं वैसे वहां का जो माई समीकरण है वो सड़कों पे दिखाई पड़ता है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को अपने हाथ में ले लेता है। कमलदेव जी बस आ रहा हूं, 10 सेकंड। वहां परेशानी होती है, इसलिए आज बिहार पॉइंट टेकन त्रिपाठी जी, पॉइंट टेकन सर है और वो विकास के रास्ते पे चल चुका है। ठीक है। इसलिए कभी जो जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता, इसीलिए मैंने उनसे ये बात कही थी। डॉक्टर कमलदेव जी, इट्स योर टर्न सर, आपका काउंटर है। कमलदेव जी, अभी जो है त्रिपाठी जी का हम सुन रहे हैं, त्रिपाठी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी एकदम पाक साफ है। तो कहानी वैसा ही है कि वो मठ पर बहुत बड़ा संत बैठा हुआ था जिस पर कभी दाग ही नहीं लगा, लेकिन ताली और थाली बजाने वाले सब दागदार थे। अब रही बात सजा पता होने का और चार्जशीटेड होने का, तो लालू जी पर केस किसके सरकार में हुआ? यूपी कांग्रेस। क्योंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन, और हम ही लोगों ने केस किया था, हम ही लोगों ने केस किया था। त्रिपाठी जी आप लोगों ने केस नहीं किया था। जो केस किया था उसमें कुछ लोग ऊपर चले गए और कुछ लोग आपके गरिया के गए थे, फिर आपके साथ हैं। सुनिए ना त्रिपाठी जी, कुछ लोग गरिया के गए थे, फिर आपके साथ हैं। सुन लीजिए आप, तो समाजवादी नेता जो आजकल आपके साथ है वो हमारे, सुनिए ना त्रिपाठी जी, सुनिए तो 2 मिनट। अभी जिसके गोद में आप खेल रहे हैं उसका नेता तारी पार रहा है। जो जोगी जी आके भाषण दे रहे हैं बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना 124 केस वापस लिया है। इसके बाद आपने कहा कि साहब प्रियंका जी SIR की बात कर रही हैं, तो जिस एरिया में अभी अमित शाह जी गए थे 370 की, वहां क्या जरूरत थी? 370 की बात क्यों बतिया रहे हैं? हमको एक बात आप बता दीजिए अमित जी, कि 90 में बहुत यहां गड़बड़ स्थिति था, तो आपको सत्ता जनता ने दे दिया। अब तो भैया 20 साल का हिसाब दो। इसके बाद कब तक ही गाते रहोगे? आप हमको एक नेता का नाम बता दीजिए बीजेपी का, जिसके चुनाव प्रचार में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, अगर 45 मिनट का उनका भाषण है तो 5 मिनट भी बिहार के इशू पर वो बोले हो तो बता दीजिए। अब बोलते हैं 370 पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? छठी मैया पर बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि धार्मिक बात उनको करना है, लेकिन वो साबित नहीं किए कि छठी मैया का हमने कहां अपमान किया, कैसे अपमान किया, साबित कीजिए। आप एक नौटंकी करके, गंदी है, जमुना गंदी है, उसमें अन्य लोग व्रत करेंगे जो सही हुई में सही हुई है, आराधना कर रही है। आपने तो व्रत नहीं रखा था, तो आपको स्वच्छ पानी मंगा के, नया तालाब बना के और डुबकी लगाना नौटंकी नहीं है तो क्या? एक सेकंड सुनिए। और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अब शब्द कहा गया, और जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में डांस करता हो ऐसे ऐसे करके देखे है ना, वो भी ड्रेस है ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का लैंग्वेज है, बड़ी स्टाइल है। नहीं, राहुल गांधी की लैंग्वेज ठीक है ना कि प्रधानमंत्री नाचने लगेंगे स्टेज पे अगर वोट के लिए, ये भाषा ठीक है कमलदेव जी, अमित शाह है ना? क्योंकि आप नाचे हैं, आपने पार्लियामेंट में दिखाया कि आप डांस कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं राहुल आनंद के पास जा रहा हूं। राहुल आनंद, देखिए, प्रधानमंत्री के जेस्चर और पोस्चर के लिए कमलदेव जी बहुत वरिष्ठ हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो बात राहुल गांधी ने स्टेज पर कही, प्लीज PCR मल्टी लेखा, ये जो बात बोली उन्होंने स्टेज पर कि वोटों के लिए अगर मोदी जी को बोली तो स्टेज पर आकर डांस करने लगेंगे, एक
नेता को इस तरह की भाषा क्या शोभा देती? संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का। इस तरह के प्रोफाइल पर बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें क्या करनी चाहिए? और ये कह रहे हैं कि जो नाचते हैं, गाना गाते हैं, अरे वो उनका जेस्चर है कि किसी राज्य में जाते हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं बच्चों के साथ, अगर वो संलग्न है गाना गाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, तो इसको अलग तरीके से क्यों डेफिनेशन दी जा रही है? और राहुल गांधी ने जो बात बोली, क्या ये शोभा देता है? विपक्ष के इतने बड़े नेता है। कमलदेव जी, आपका पॉइंट हो गया सर। राहुल आनंद को जवाब देने, आपको मैंने सुना ना, मैं सवाल, राहुल आनंद, अमित जी, इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है क्या? अमित जी, राहुल गांधी जी अक्सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात किया करते हैं जी। वो ये कहा करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने वाले हैं, अक्सर ये बातों को कहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान के तहत संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति का कोई मर्यादा होता है, उसके लिए भाषा का चयन सुनिश्चित होनी चाहिए, उसको रे तुता कर संबोधित नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिहार का भी संस्कार नहीं है और हमारी सनातन या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, बिहार का ही संस्कार है। प्रधानमंत्री का कोई मर्यादा नहीं है क्या? मुझे प्रधानमंत्री किसी महिला को जर्सी क्या कहेगा? कमलदेव जी, प्रधानमंत्री किसी महिला को जर्सी राहुल टू स्पीक। कमलदेव जी, जस्ट अलाउ टू स्पीक सर प्लीज। देखिए, राजनीति में राजनीतिक रूप से व्यंग कसना, अगर उसको आप पर्सनली ले लेते हैं तो मुझे लगता है तो फिर जो आप गाली देते हैं, तो गाली देना और राजनीतिक रूप से व्यंग कसना दोनों में बड़ा ही अंतर है, जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं अमित जी, कि देखिए राहुल गांधी जी अक्सर इन चीजों को कहते हैं। राहुल, बड़ी बात यह भी है कि शुरुआत तो कांग्रेस ने की, मणिशंकर अय्यर ने क्या प्रधानमंत्री को बोला, उसके बाद तो ये पूरा मेरे पास 250-300 गालियों की लिस्ट है। एग्जैक्टली अमित भाई, मैं वही आ रहा था कि पॉइंट को आप कह रहे थे। शंकर अय्यर की बात कर लीजिए, या फिर सोनिया गांधी जी की बात कर लीजिए, या फिर राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, या फिर अन्य ऐसे नेताओं की बात कर लीजिए जो लगातार इस तरह की बातें कर मोदी जी को नीच दिखाने का काम करते थे। देखिए, वो आपके देश के प्रधानमंत्री है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है और इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। लेकिन एक देश की राष्ट्रीयता को बढ़ाने की बात करता है और एक दूसरे देश में जाकर बताता है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार की अराजकता फैली हुई है। यानी कि जो सहिष्णुता और असहिष्णुता में जो फर्क है, उसको समझाने का प्रयास करने के लिए राहुल गांधी जी कितनी शिद्दत के साथ चुनाव में ये बात बताना चाहिए। राहुल आपका ट्रेनिंग सेंटर है, बिहार में आए हैं और 10 दिन वोट यात्रा करने के बाद उनको छुट्टी पे जाना पड़ जाता है और हमेशा सीरियस होने का प्रयास करते हैं, लेकिन होते नहीं है। आमतौर पे बात किया जाए तो एक 18 साल के बच्चे को पता है कि मुझे आने वाले 5 साल में मुझे कहां सेट होना है। राहुल गांधी जी को यही पता नहीं चला, इसलिए नहीं पता चला कि इनको, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि इनके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। लेकिन अराजकता से तो कांग्रेस ही परेशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रविशंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। कमलदेव जी, आपका भी शुक्रिया। के त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो।